नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और इससे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप संख्या 101 काहे बिन रहियो न परत, कहे राम रस ना परत पंक्ति है ना। काहे बिन रहो ना परत, कहे राम रस ना परत पंक्ति किसकी है? का रामानंद, खा तुलसीदास, गा नाभादास या घा रहीमदास। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर जहाँ पे राम की बात आती है तो मान के चलिए कि 80% बातें तो बिल्कुल तुलसीदास पे जाती हैं, है ना। काहे बिन रहो ना परत, कहे राम रस ना परत, तुलसी के अलावा कहीं राम रस नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए। अब संख्या 102 है कि मन रे परस हरि के चरण पंक्ति किसकी है? प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब आपको देना है कि मन रे परस हरि के चरण, का मीराबाई, खा तुलसीदास, गा नाभादास, घा रहीमदास। तो प्रश्न संख्या 102 का जवाब भी आ गया कि मन रे परस हरि के चरण, मेरा, मेरे मन, मेरा मन, मेरी मन, परस किसके? हरि के चरण, मेरे मन, मन रे परस हरि के चरण। तो मेरे फार मीरा को ध्यान में रख लीजिएगा, मीराबाई द्वारा कही गई ये पंक्ति है, उक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 103 है कि छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी पंक्ति है। अब किसकी ये पंक्ति है? तो सबसे पहले आपको जवाब देना है का जायसी, खा कुतुबन, गा नूर मोहम्मद या घा उस्मान की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सब विकल्प का को लॉक किया जाए, का जायसी इज राइट आंसर। और बात करें जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसी पद्मावत से ये पंक्ति ली गई है कि छारी उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। ठीक है, चलिए। संख्या 104 है कि मौसम कवन कुटिल खलकामी। तो मौसम कवन कुटिल खलकामी पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? का कह रहे हैं कि यशोदास की, खा रस खान की, गा चरणदास की या घा सूरदास की। तो आपको जवाब देना है और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, आसान सा भी है। तो आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प घा को लॉक किया जाए। विकल्प घा सूरदास इज राइट आंसर, है ना। कि मौसम कुटिल, मौसम कौन कुटिल खलकामी, सूरदास। अब देखिए, सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे समान कोई कुटिल और खलकामी नहीं है। तो कहने का आशय एक क्लू आप भी बना सकते हैं कि, है ना। देखिए, सूरदास जी बताया जाता है कि जन्मांध थे। तो जन्मांध क्यों थे? क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर उनको कुटिल माने हों, ये ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि उन्होंने ये बात अपने लिए कही है। ठीक है। प्रश्न 105 है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। उत्तर मध्य काल यानी कि रीति काल को कला काल किसने कहा है? जवाब आपको देना है का मिश्र बंधु, खा रमाशंकर शुक्रसाल, गा विश्वनाथ मिश्र और घा रामचंद्र शुक्ल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रसाल कलाकाल, रसाल कलाकाल यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को, या आप कह सकते हैं रीतिकाल को, कलाकाल कहा है। मिश्र बंधु ने तो श्रृंगार काल कह दिया है और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, सॉरी अलंकृत, बंधु अलंकृत करते हैं। विश्वनाथ ने श्रृंगार काल कहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो रीतिकाल, रीतिकाल ध्यान में रखिएगा। रीतिकाल और रीतिकाव्य गियर्सन ने कहा है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि मिश्र बंधु, बंधु क्या करते हैं? अलंकृत काल कहे हैं रीतकाल को। विश्वनाथ का मैंने बताया पूरा विश्व श्रृंगार करता है तो श्रृंगार काल कहा है। रसाल कलाकाल और रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो रीतिकाल इन्होंने कहा है और रीतिकाव्य गियर्सन ने कहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा उत्तर मध्यकाल को। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प खा था, रसाल इज राइट आंसर। प्रश्न 106 है कवि कल्पतरु ग्रंथ के प्रणेता है, यानी कि कवि कल्पतरु किसकी रचना है? का वृंद, खा चिंतामणि, गा केशव, घा रसलीन।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कवि को कल्पतरु की चिंता होती है। चिंता फर चिंतामणि की है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। किसकी चिंता होती है? तो कवि को कल्पतरु की चिंता होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए घा में आपको रसलीन दिखाई दे रहे हैं। दो प्रसिद्ध रचना इनकी है, एक तो अंग दर्पण और दूसरा रस प्रबोध, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और केशवदास की तो आपने ढेर सारी रचनाएँ पढ़ी होंगी, कप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, है ना, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 107 है कि रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता हैं। अब रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। का कुलपति मिश्र, खा देव, गा बिहारी, घा जगन्नाथ रत्नाकर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि रस का जब रहस्य लेना हो ना तो कुल लीजिए, कुलपति रस का रहस्य लेते हैं, कुलपति रस का रहस्य लेते हैं, यानी कि कुलपति मिश्र द्वारा रस रहस्य ग्रंथ लिखा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 108 है भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता हैं। का बिहारी, खा देव, गा कुलपति मिश्र और घा है भिखारी दास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प खा को लॉक किया जाए। विकल्प खा देव इज राइट आंसर, है ना। बात करें देव की तो देव द्वारा लिखा गया भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास, है ना, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। रस विलास, तो ये इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं देव द्वारा। तो विकल्प खा देव इज राइट आंसर। अब प्रश्न 109 है कि अधोलिखित में कौन सा ग्रंथ भिखारी दास का नहीं है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किसी भी रचनाकार की रचनाएं दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सी रचना उनकी नहीं है ना। तो का रस सारांश, खा काव्य निर्णय, गा शतरंज शतका और घा है देव माया प्रपंच। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। अक्सर विकल्प घा को लॉक किया जाए। विकल्प घा देव माया प्रपंच की बात करते हैं तो देव माया प्रपंच जो है ना, ये बिल्कुल देव की रचना है, ये भिखारी दास की रचना नहीं है ना। बाकी भिखारी दास की बात करते हैं तो रस का सारांश कौन लेता है? भिखारी लेता है। मैंने आपको ट्रिक बताया था। काव्य का निर्णय भिखारी करते हैं, शतरंज का भिखारी करते हैं, अमर कोश भिखारी के पास होता है, नाम कोश भिखारी के पास होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ रचनाएं हैं जिनको मैंने ट्रिक की सहायता से बहुत पहले ही करा दिया है। अगर आप नए हैं और आपको ट्रिक से याद करना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में टीजीटी या पीजीटी को ओपन कर लीजिए और जाकर के सारी वीडियो को आप ट्रिकी वे में लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल विकल्प घा इज राइट आंसर। अब प्रश्न 110 है कि भिखारी दास के आश्रयदाता का नाम है, यानी कि भिखारी दास के आश्रयदाता कौन थे? का राम सिंह, खा हिंदुपति सिंह, गा शिवाजी या फिर घा शाहजी भोसले। तो प्रश्न संख्या 110 का जवाब भी आ गया कि विकल्प खा हिंदुपति सिंह इज राइट आंसर, है ना। भिखारी किसका दास है? तो हिंदुपति का दास है, हिंदुपति सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 है कि रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता हैं। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न, रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता कौन है? का रसलीन, खा तोष, गा पद्माकर, घा प्रताप शाही। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रस प्रबोध है ना। रस के प्रबोध लेने में लीन है, तो लीन फा रसलीन को ध्यान में रख लीजिएगा। और इनकी एक रचना और है अंग दर्पण। तो मैंने आपको बताया था कि अंग को दर्पण में देखने में लीन है ना। तो लीन का मतलब रसलीन को ध्यान में रख लीजिएगा कि एक तो रस का प्रबोध लेने में लीन है, दूसरा अंग को दर्पण देखने में लीन है। तो लीन फा रसलीन को ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल ट्रिकी वे में ऐसे इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 112 है कि जग विनोद ग्रंथ के प्रणेता हैं, यानी कि जग विनोद ग्रंथ किसका है? का सुखदेव मिश्र, खा पद्माकर, गा बेनी परवीन या घा राम सिंह का। तो प्रश्न संख्या 112 का जवाब भी आ गया कि जग विनोद, है ना। जग में विनोद कौन करता है? जो पद्माकर टाइप का व्यक्ति होगा, जिसके पास है पद होगा, जग में विनोद वही कर सकता है। तो पद्माकर को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में छाप लीजिएगा। प्रश्न संख्या 113 है कि पद्माभण ग्रंथ है। अब ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न, और इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि पद्माभण ग्रंथ क्या है। ये का कह रहे हैं कि नायिका भेद है, खा छंद निरूपक है, गा रस निरूपक और घा अलंकार निरूपक। तो जब पद में जो होता है, जब पद आप कोई करते हैं और पद लिखेंगे तो ऐसे ट्रिक बनाइएगा, पद जानते हैं ना, काव्य से कहते हो। तो पद में क्या होगा? अलंकार होगा, अलंकार निरूपण ध्यान में रख लीजिएगा कि पद में अलंकार निरूपण ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 114 है कि रसराज ग्रंथ के प्रणेता हैं। रसराज प्रसिद्ध रचना किसकी है? जवाब आपको देना है। का मतीराम, खा अमीरदास, गा प्रताप शाही, घा कुमार मणि। तो रसराज है ना। तो रसराज किसका है? जिसके मत में राम होंगे ना,
तो भैया रस का राज होगा। तो रसराज किसके? जिसके मत में राम होंगे और रसराज करेगा, ललित ललाम करेगा वो, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में आप रख लीजिएगा और विकल्प का को हमेशा के लिए लॉक कर लीजिएगा। जिन भाई बहनों ने बिल्कुल विकल्प का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न क्या 115 है कि मतीराम ने ललित ललाम की रचना किस राजा के आश्रय में की? ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आ गया कि मतीराम ने जो ललित ललाम, है ना, अगर आपके मत में राम है तो आप ललित ललाम लगेंगे। तो कह रहे हैं किसके आश्रय में रहकर किया? का भोगनाथ, खा ज्ञानचंद्र, गा भाव सिंह या घा जहांगीर। तो भैया क्या होगा? गा भाव, है ना। देखिए जिसके मत में राम होंगे, है ना, और वह व्यक्ति ललित ललाम होगा, तो ललाम होगा तो एक भाव उसके अंदर रहेगा। तो भाव फार भाव सिंह के यहाँ रह करके इन्होंने ललित ललाम नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, चलिए। प्रसंग 116 है कि कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दिया? ये है ना, आसान सा प्रश्न है। कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दिया? का सोलंकी राजा रुद्राम ने, खा औरंगजेब, गा शिवाजी, घा छत्रसाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अक्सर विकल्प का को लॉक किया जाए। विकल्प का सोलंकी राजा रुद्राम इज राइट आंसर, है ना। देखिए भूषण को जो है भूषण उपाधि देने वाले कौन थे? सोलंकी राजा रुद्राम। इनका नाम घनश्याम, मनीराम, पतिराम बताया जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि इनका मूल नाम क्या था, तो कहीं कहीं पतिराम, कहीं कहीं मनीराम मिलता है और कहीं कहीं घनश्याम मिलता है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न की 17 है कि कवि भूषण के आश्रयदाता थे। हाँ, कब भूषण के आश्रयदाता कौन थे आपको जवाब देना है। और विकल्प का में देख रहे हैं शिवाजी, खा में साहू जी, गा में छत्रसाल बुंदेला और घा तीनों थे। तो आप सबका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प घा तीनों थे इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 118 है कि पद्माकर के ग्रंथ पद्माभरण में कितने अलंकार हैं? अभी आपने देखा था पद्माभरण का विषय क्या है? अलंकार है। तो कह रहे कितने अलंकार हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना, कि पद्माकर के पद्माभरण में कितने अलंकार हैं? तो बिल्कुल पूरे का कह रहे 105, खा 100, गा 200 या घा 50। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प खा को लॉक किया जाए। विकल्प खा 100 अलंकार इज राइट आंसर। पूरे 100 अलंकार हैं पद्माकर के पद्माभरण में। ठीक है। प्रश्न 119 है कि बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं, यानी कि बिहारी सतसई रचना किसकी? बिहारी जी की। कह रहे हैं कि इसके प्रथम टीकाकार कौन हैं या किसे माना जाता है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है, तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आएगा। कहने का सूरदास सरदार कवि, खा कृष्ण कवि, गा जगन्नाथ दास रत्नाकर और घा है लल्लू लाल। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहारी सतसई की टीका जिसने की थी, उनका नाम है विकल्प खा कृष्ण कवि। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, है ना। कृष्ण कवि ने सबसे पहले बिहारी सतसई की टीका की थी, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और बिहारी सतसई को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी भी कहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 120 है कि बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले हैं? का आनंदीलाल, खा मुंशी देवी प्रसाद, का परमानंद दास और घा अंबिका दत्त व्यास। तो देखिए उर्दू में कौन कर सकता है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा कि उर्दू में विकल्प का आनंदीलाल इज राइट आंसर, है ना। उर्दू में, है ना। और फिरंगी शीर्षक से किया है, सतरंगी फिरंगी, है ना। तो आनंदी बिहारी सतसई की उर्दू में आनंद लेने के लिए आनंदीलाल ने किया, ऐसा कुछ भी बना लीजिएगा और इन्हें बैठा लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न 121 है कि बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? इनमें से कोई एक ग्रंथ है जिसका प्रभाव नहीं है, बाकी 3 ग्रंथों का प्रभाव है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे अक्सर विकल्प है ना, एक बार देख लीजिए। गाथा सप्तशती, निज शतक, आर्य शतक और अमरूप शतक। तो जवाब भी आना शुरू हो गया अक्सर खा को लाख किया जो निज शतक का, है ना। बिहारी की जो 27 थी उस पर निज शतक का कोई प्रभाव नहीं था। गाथा अमर हो गई, मैंने आपको बताया था, गाथा अमर हो गई, गाथा सप्तशती, आज से आर्या और अमरूप। ठीक है, ये तीनों का प्रभाव बिहारी सतसई पे है, लेकिन निज शतक का प्रभाव नहीं था। प्रश्न 122 है कि यमक सतसई के प्रणेता माने जाते हैं, यानी कि यमक सतसई रचना के प्रणेता कौन है? जवाब आपको देना है। का वृंद, खा रसनिधि, गा कृष्ण कवि, घा नृप शंभु। तो प्रश्न संख्या 122 का जवाब भी आ गया। अक्सर जो यमक सतसई है ना, वृंद की है, तो यमक सतसई वृंद की है। तो वृंद फार वृंद को ध्यान में रख लीजिएगा कि यमक सतसई वृंद की। ठीक है। प्रश्न संख्या 123 है कि घनानंद किस
बादशाह के आश्रय में थे। आपको जवाब देना है कि घनानंद किस बादशाह के आश्रय में थे। का औरंगजेब, खा आजम शाह, गा मोहम्मद शाह रंगीले, घा बहादुर शाह जफर। तो प्रश्न संख्या 123 का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर जो घनानंद है ना, घनानंद कहाँ मिलेगा? घनानंद जहाँ पे व्यक्ति रंगीले होंगे, तो रंगीले टाइप के जब व्यक्ति होंगे तो बड़ा आनंद करते हैं, तो आनंद को ध्यान में रख लीजिएगा। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रित कवि थे, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 124 है कि घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे। का राधा वल्लभ संप्रदाय, खा निम्बार्क संप्रदाय, गा सखी या घा चैतन्य संप्रदाय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया कि जब घनानंद होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होगा। निम्बार्क, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 125 है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक हैं। घनानंद के बारे में किस विद्वान का कथन है? का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा रामचंद्र शुक्ल, गा डॉक्टर नागेंद्र, घा नंद दुलारी वाजपेयी। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 125 आपकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प खा को लाग किया जाए, है ना। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में से एक है, वन ऑफ देम रामचंद्र शुक्ल का कथन है ना। साक्षात रस की मूर्ति राम, साक्षात रस की मूर्ति राम, ठीक है। राम फर रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 126 है कि श्याम स्नेही काव्य ग्रंथ के प्रणेता है, यानी कि श्याम स्नेही किसका ग्रंथ है, किसकी रचना है? आपको जवाब देना है। का घनानंद, खा आलम, गा ओझा, घा ठाकुर। तो 126 प्रश्न का भी जवाब आ गया कि विकल्प खा को लाग किया जाए, है ना। श्याम का स्नेही कौन है? बोले एक दो नहीं, पूरा आलम है। आलम फार आलम को ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना, कि श्याम का स्नेही पूरा आलम है। पूरा आलम फार आलम को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 127 है कि रीत मुक्त कवि बोधा की प्रेयसी का नाम। जो बोधा हैं इनकी प्रेयसी माने प्रेमिका का क्या नाम था? का कहने कि शेख रंगरेजिन था, खा सुभान, गा सुजान या घा है श्यामा। तो आपको जवाब देना है कि जो बोधा हैं, बोधा की प्रेयसी का क्या नाम था? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सुभान था, है ना। बोध कब होता है? जब कोई व्यक्ति शुभ आन होता है तो उसको बोध हो जाता है। सुभान बोध, सुजान घनानंद की, शेख रंगरेजिन तो आलम की थी। तो ये कहने का आशय है कि जितने भी रीत काल के कवि उनकी जो प्रेयसी हैं, इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो ध्यान में रख लीजिएगा। छोटा सा प्रश्न होता है लेकिन कभी कभी भारी पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 128 है इश्कनामा ग्रंथ के प्रणेता हैं। बिल्कुल आपको जवाब देना है इश्कनामा, और इसी से मिलती जुलती रचना है इश्कलता, है ना। तो फिलहाल आपको जवाब देना है कि इश्कनामा ग्रंथ के प्रणेता कौन है? गा बोधा, खा ठाकुर, गा घनानंद, गा आलम। तो ढेर सारे भाई बहनों के जवाब आ गया कि सर इश्कनामा जो है ना बोधा की रचना है। नाम से बोध होता है तो बोधा ध्यान में रखिएगा, और इश्कलता, लता घनी होती है तो घनानंद को लगाइएगा। तो इश्कलता, लता घनी होगी, घनानंद की इश्कलता, और नाम बोध होता है। किसी का बोध करने के लिए उसके नाम से हम लोग बुलाते हैं, तभी तो उसका बोध होगा। तो नाम फार इश्कनामा बोधा जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 129 है कि रीतकालीन मुक्त धर्मी कवि ठाकुर किस राजा के आश्रित थे? यानी कि ठाकुर कवि किसके आश्रय में रह कर के कविता करते थे? का राजा परीक्षित, खा खेत सिंह, गा मोहम्मद शाह रंगीले या घा आजम शाह। तो प्रश्न संख्या 129 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि रीतकालीन जो मुक्त धर्मी कवि ठाकुर हैं वो राजा परीक्षित के समय में रहते थे। का राजा परीक्षित इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 है कि अखिया मुदबे के मिशान अचानक पीठ उरोज लगावे पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? तो आप सबको जवाब देना होगा, और प्रश्न संख्या 130 के जो विकल्प हैं आपके सामने आ गए। प्रश्न एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि अखिया मुदबे के मिशान अचानक पीठ उरोज लगावे पंक्ति किसकी है? का भूषण, खा पद्माकर, गा चिंतामणि, घा सेनापति। तो अचानक अगर किसी की आँख मुद जाती है तो क्या होगा? चिंता होती है। तो चिंता फार चिंतामणि को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
प्रश्न संख्या 131 है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उलटी कहत नवीन उक्ति है। का कह रहे देव की, खा चिंतामणि की, गा केशवदास की या घा भिखारी दास की। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, का जो है देव है ना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्षर विकल्प का देव को लाग किया जाए। देव की पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 132 है कि डार दुर्म पलना बिछौना नव पल्लन के पंक्ति किसकी है। का ग्वाल कवि, खा पृथ्वी सिंह, गा देवदत्त या घा पद्माकर की। तो आपको जवाब देना है कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लन के, विकल्प है गा देवदत्त इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 133 है कि कवि की रीत सिखो सु कबिन सो पंक्ति है ना। कवि की रीत सिखो सु कबिन सो पंक्ति किसकी है। का बिहारी, खा भिखारी दास, गा राम सहाय, घा बेनी प्रवीण। तो प्रश्न संख्या 133 का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प खा को लाग किया जाए। विकल्प खा भिखारी दास इज राइट आंसर, है ना। काव्य की रीत सीखो सो कवि सो भिखारी से सीखे। काव्य की रीत अगर आपको सीखना है तो भिखारी से सीखो। ठीक है, किससे सीखो, भिखारी से। भिखारी पर भिखारी दास को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 134 है कि फागु की भीर अभीरन में गहि गोविंद लई गए भीतर गोरी। ये पंक्ति किसकी है और बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्राय परीक्षा में पूछी जाती रही है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो का मतिराम का, खा भूषण, गा पद्माकर और घा रसलीन। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ रहा है। अक्सर विकल्प गा को लाग किया जाए, विकल्प गा पद्माकर इज राइट आंसर, है ना। बात करें पद्माकर जी को तो होली बहुत प्रसिद्ध था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। फागु, है ना, इसीलिए वो कहते हैं फागु के भीर अभीरन में गए गोविंद ले गए, है ना। तो पद्माकर, पद्माकर है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 135 है कुंदन को रंग फीकू लागे झलके अति अनंग चार गुराई। पंक्ति किसकी है। का कालिदास त्रिवेदी, खा मतिराम, गा रसलीन, घा सुखदेव मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, कुंदन का रंग फीका लगेगा अगर मत में राम है। तो मतिराम जी की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। और मैंने हमेशा आपको यही ट्रिक बताया है कि मत में राम है तो कुंदन का रंग फीका लगेगा। कुंदन का रंग फीका लगो अगर मत में राम है, यानी कि मतिराम जी की पंक्ति है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 136 है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है पंक्ति है। अब किसकी पंक्ति है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, है ना। का गिरधरदास, खा भूषण, गा देव, घा सेवादास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प खा को लाग किया जाए। विकल्प खा कभी भूषण इज राइट आंसर, है ना। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले भूषण। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 137 है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग है पंक्ति किसकी है। का बिहारी, खा रसलीन, गा घनानंद, गा ठाकुर। तो तंत्री रास, है ना। विकल्प का बिहारी इज राइट आंसर, है ना। तंत्री रास कवित रस सरस राग रतिरंग अन डूबे डूबे तिरे जो डूबे तिर जाए। तो इसमें पूरी पंक्ति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, है ना, विरोधाभास अलंकार है, ये ध्यान में रखिएगा। और पंक्ति किसकी है, बिहारी जी की है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 138 है कि नेही महाव्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जानो पंक्ति है ना। नेही महाव्रज भाषा प्रवीण किसकी पंक्ति है। का ब्रजनाथ, खा घनानंद, गा नाभादास और घा है भिखारी दास। तो बिल्कुल महाब्रज भाषा कहाँ होगी, जो ब्रज में, ब्रज के नाथ होंगे। तो नेह किससे होगी, ब्रज के नाथ से होगी। महाब्रज भाषा कौन करेगा, जो ब्रज का नाथ होगा वही महाब्रज भाषा करेगा। तो ब्रजनाथ को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 139 है कि रावर रूप की रीति रावर रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारियो पंक्ति है। का ठाकुर, खा बोधा, घा आलम या घा घनानंद। तो रावर रूप की जो रीति है बड़ी अनूप है ना। विकल्प का ठाकुर इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 140 है कि अति क्षीण मृणाल के तारहुते
ते ऊपर पाँव दे आ बनो है पंक्ति किसकी है कि अति छीन मृणान के तारन ते ऊपर पाँव दे आ बनो है पंक्ति किसकी है। आपको जवाब देना है का बोधा खा ठाकुर गा घनंद घा आलम। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ये बोधा की पंक्ति है। अति छीन मृणान तार होके तो बोधा फार बोधा को ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगा कर इसे रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 141 है कि सीख लीनो मीन मृग खंज कमल नयन पंक्ति है किसकी पंक्ति है। का ठाकुर खा बोधा गा घनानंद घा आलम। तो प्रश्न 141 का जवाब भी आ गया कि विकल्प का यानी कि ठाकुर को ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगा कर इन्हें रट लीजिएगा, है ना। तो मृग खंज कमल कमल मृग खंज कमल ठाकुर ठाकुर को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न 142 है कि ऋतु वर्णन के लिए रीतकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है। का देव खा बिहारी गा सेनापति घा ठाकुर। तो ऋतु वर्णन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं ना तो विकल्प गा सेनापति, है ना। सेनापति जो है ऋतु वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सेनापति ऋतु वर्णन के लिए है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न 143 है कि बिहारी सत्सई ग्रंथ है। अब बिहारी सत्सई ग्रंथ के विषय में पूछ रहे हैं कौन सा ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है। का कह रहे हैं कि लक्ष्य खा लक्षण गा उदाहरण गा घा टीका ग्रंथ है। तो प्रश्न संख्या 143 का जवाब आ गया अक्षर विकल्प खा को लाग किया जाए लक्ष्य ग्रंथ है। बिहारी सत्सई एक लक्ष्य ग्रंथ है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 144 है कि हिंदी साहित्य के उत्तर काल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान हैं और इस प्रश्न की चर्चा एक बार हो भी चुकी है, हालांकि दूसरे रूप में था। अब इस बार थोड़ा दूसरे रूप में आ गया है कि श्रृंगार काल किसने कहा है, उत्तर मध्य काल को यानी कि रीत काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खा मिश्र बंधु गा रमाशंकर शुक्लसाल और घा है विश्वनाथ। तो मैंने आपको बताया था और आपका जवाब भी आया सब विकल्प घा को लाग किया जाए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, है ना। श्रृंगार कौन करता है, श्रृंगार तो पूरा विश्व करता है, तो विश्व फार विश्वनाथ को ध्यान में रखिएगा। रसाल कलाकाल काल ये ध्यान में रख लीजिएगा, रसाल कलाकाल। मिश्र बंधु अलंकृत काल अलंकृत करते हैं और रामचंद्र की रीति काल, है ना। और रीति काव्य भी एक नामकरण हुआ है गियरसन महोदय द्वारा, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, स्टार लगाकर बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 145 है कि तुलसीदास को आप देख रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्न कह रहे हैं कि इनके जन्म स्थान को बताना है। कुल 5 प्रश्न आप देखेंगे, अधोलिखित कवियों के जन्म स्थान बताइए, है ना। जिनमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 145 के रूप में तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था। का मथुरा खा सोरो गा दिल्ली घा राजापुर। तो बिल्कुल कोई समय नहीं लिया और सबने बड़ी तेजी के साथ इसका जवाब दिया, राजापुर इज राइट आंसर। प्रश्न 146 है जायसी का जन्म स्थान कहाँ पे है। का रायबरेली खा अमेठी गा जौनपुर घा काशी। तो अब आपको जवाब देना है, चूँकि यहाँ पे रायबरेली और रा को रायबरेली कर लीजिए और अमेठी दोनों आपको दिखाई दे रहा है, जौनपुर और काशी तो आपने बिल्कुल पहले ही काट लिया, लेकिन 2 विकल्प आपके सामने मिलते हैं। अब जवाब आपको देना है और आपका बिल्कुल सही जवाब होगा रायबरेली। रायबरेली में एक जायस नामक स्थान है, उसी जायस नामक स्थान पर जायसी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 147 है केशवदास का जन्म कहाँ पर हुआ। का ओरछा खा जैतपुर गा इटावा घा आगरा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि केशवदास ओरछा में, कहाँ पर, ओरछा में, है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 148 है कि घनानंद का जन्म कहाँ पे हुआ। का मेरठ खा बुलंदशहर गा दिल्ली और घा कानपुर। तो देखिए भैया, जहाँ पे घनानंद होगा ना वहाँ पे रंगीले टाइप के व्यक्ति होंगे, है ना, और वहाँ पे इसकी लता घनी होगी घनानंद की, और वो शहर बड़ा बुलंद होगा, तो बुलंदशहर जहाँ पे घनानंद होगा, घना आनंद मिलेगा, वहाँ का शहर बुलंद होगा, वहाँ के लोग रंगीले टाइप के होंगे, रंगीले, वहाँ की लता घनी होगी। ऐसे कुछ किलो बना करके इनको ऐसे बैठा लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 149 है कि देव कवि का जन्म स्थान कहाँ पे है। का इटावा खा ओरछा गा बुलंदशहर और घा प्रयाग। तो मैंने आपको बताया था ना कि देवा 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 देवा, देव से देव और देवा वा से इटावा इटवा इटवा, है ना। तो देव का जन्म कहाँ पे हुआ, देवा देवा,
इटावा में, इटावा व इटावा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 150 है कि पद्माकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? का बांदा, खा अंतर्वेद, गा तिकवापुर और घा काशी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प गा को लॉक किया जाए। विकल्प गा तिकवापुर इज राइट आंसर, है ना। पद्माकर तिकवा है। और बात करें तो चिंतामणि का इनके भाई थे, तो इनका भी जन्म तिकवापुर में हुआ था। और भूषण, कवि भूषण को ध्यान में रख लीजिएगा, तिकवा। ठीक है, तो कहने का आशा है कि इस प्रश्न को आप ध्यान में रख लीजिएगा कि पद्माकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? विकल्प खा तिकवापुर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन आप सभी सुबह जुड़ करके हमारे साथ अपनी तैयारी को जांचते, परखते और बूस्ट करते हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत सारा आभार, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।